मानव, मम्मी मुझे शादी में कितना अच्छा डबल बेड दे रही थी, पर आपने मना कर दिया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली। मुझे भी लगा कि आपको दान दहेज लेना पसंद नहीं है, तो मैं बीच में क्यों बोलूं। पर ये देखिए, ये बेड कितना पुराना है। जब भी उठो बैठो इसमें से आवाज आती है। क्यों ना हम अपने कमरे में एक नया बेड लगवा लें। और ये देखो, जूते चप्पल भी कमरे के अंदर रखने पड़ते हैं। दरवाजे के बाहर अगर एक शू रैक लगा लें तो कमरा भी थोड़ा साफ रहेगा। आप क्या कहते हैं? नैना अपने पति मानव से बोली, अरे ये पलंग आज का नहीं है, ये भाभी के मायके से आया था। बाद में भैया ने बड़ा बेड बनवा लिया तो ये पलंग मेरे कमरे में आ गया। अब इसे यहाँ से हटाकर कहाँ रखेंगे? अगर बाहर निकाल दिया तो भाभी और माँ दोनों को बुरा लगेगा। और जहां तक जूते रखने की बात है, उसके लिए स्टैंड क्यों लेना? दरवाजे के बाहर खोल कर रखो। मानव बोला, आप भी हद करते हैं। दरवाजे के बाहर इतने सारे जूते चप्पल रखे हुए अच्छे लगते हैं भला? अगर उसे व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो क्या बुराई है? और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मेरी ख्वाहिशों का बंगला बनवा दीजिए। बस इतना ही तो कह रही हूँ कि बस हमारे कमरे को मैं सजाना चाहती हूँ, उतना तो करने दीजिए। नैना बोली, मैं हाँ तो नहीं कर सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ कि माँ से इसकी चर्चा करूंगा। अगले दिन नैना और मानव एक साथ ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी नैना की सास कामिनी जी बोली, बहू, तुम्हारे पापा जी 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और सब्जी लाने का काम वही करते हैं। गली में जो सब्जी वाला आता है वो अच्छी सब्जी नहीं लगाता। तुम्हारे दफ्तर के बगल में ही तो सब्जी मंडी है, आते वक्त हफ्ते भर की सब्जी लेती आना। नैना ने आश्चर्य से सास की ओर देखा, फिर चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। रास्ते में मानव बोला, नैना, मैं आते वक्त तुम्हें लेता आऊंगा, तुम सब्जी ले लेना। मम्मी जी एक बार नहीं सोचती कि हफ्ते भर की सब्जी लेकर मैं कैसे बाइक पर बैठूंगी। पर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज अच्छी अच्छी सब्जी लेकर चलूंगी तो शायद मम्मी जी खुश हो जाए। पर याद रखना, रात के खाने पर आप नए बेड की चर्चा जरूर करना। नैना बोली। शाम को नैना ने सबकी पसंद की खूब सारी सब्जियां ले ली। फिर मुश्किल से वो बाइक पर बैठी। घर आते वक्त नैना की सारी उंगलियां लाल हो गई थी। मैं अकेली सब्जी नहीं खाती हूँ, थोड़ा बोझ आप भी उठा लीजिए। देखिए मेरे हाथों की हालत क्या हो गई है। नैना ने मानव से कहा, तुम ही तो कह रही थी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर हंसते हुए मानव ने नैना के हाथों से सब्जी की कुछ थैलियां ले ली और अंदर चला गया। कामिनी जी वहीं हॉल में बैठी थी। नैना मुस्कुराकर बोली, देखिए मम्मी जी, हफ्ते भर की सब्जी ले आई हूं, आशा करती हूं आपको पसंद आएंगी। हाँ ठीक है बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ताजमहल लेकर आई हो, कामिनी जी बोली। नैना धीरे से मानव से बोली, सास की ख्वाहिशें आज तक कोई भी बहू पूरी नहीं कर पाई है, फिर मैं कहां से करूंगी। इतना कहते हुए उसने सब सब्जियां रसोई में रख दी और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर फिर थोड़ी देर आराम करके नैना अपनी जेठानी कुसुम की मदद के लिए रसोई में चली गई। कुसुम बोली, नैना, आज सब्जी बहुत अच्छी आई है। अच्छी सब्जी हो तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। दोनों ने मिलकर खाने की पूरी तैयारी की और सबको खाने की टेबल पर बुलाया। सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे कि कामिनी जी बोली, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक बड़ा डाइनिंग टेबल होगा और मेरा पूरा परिवार वहां इकट्ठा होगा। दोनों बहुएं खाना परोसेंगी और हम सब बैठकर खाएंगे। अब बड़ी बहू के घर से तो बहुत सामान आया, पर छोटी बहू के घर से तो कुछ आ ही नहीं सका। अब लगता है अपनी ख्वाहिशों का डाइनिंग टेबल देख नहीं पाऊंगी। नैना ने नाराजगी भरी नजरों से मानव की तरफ देखा। मानव बोला, माँ, आपकी ख्वाहिश हम पूरी किए देते हैं। मैं सोच रहा था कि अपने कमरे में एक डबल बेड बनवाऊं। वो पलंग बहुत पुराना हो गया है, अब तो उससे आवाजें आने लगी हैं। बेड के साथ साथ डाइनिंग टेबल भी बनवा लेते हैं और सब कमरों के बाहर एक जूते का रैक भी बनवा देता हूँ। पूरा बरामदा चप्पल जूतों से भरा रहता है। इतना कहते ही नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कामिनी जी तिरछी निगाहों से बहू को देखते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारी ख्वाहिश है या किसी और की अधूरी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए तुम भूमिका निभा रहे हो? मानव कुछ कहता उससे पहले नैना बोल पड़ी, मम्मी जी, सच कहा आपने, ये ख्वाहिश इनकी और मेरी भी है। जहां तक आप मेरे मायके की बात कर रही हैं, तो आपको याद दिला दूं कि मेरी माँ मुझे सब कुछ देना चाहती थी, पर आपके बेटे ने इनकार किया था। बहू, मायके की बात आते ही तुम तीखी मिर्ची बन जाती हो। ठीक है,
मेरे बेटे ने मना किया था, पर क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में पता नहीं था? कामिनी जी बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब जब मैं अपने ससुराल में हूँ तो मेरी ख्वाहिशों को या तो मेरा पति पूरा करेगा या मैं अपने दम पर पूरा करूंगी। कहाँ लिखा है कि लड़कियों की ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी बस मायके वालों की होती है? शादी के बाद सास ससुर भी तो माता पिता जैसे होते हैं, वो बहू से उम्मीदें रख सकते हैं, फिर वो क्यों नहीं बहू की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं? इतना कहकर नैना वहां से चली गई। मानव, तुम्हारी पत्नी 2 पैसे कमाती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची आवाज में बात करे। इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी तो क्यों आई हमारे जैसे साधारण परिवार में? कामिनी जी मानव से बोली, माँ, मैं नैना से बात करूंगा, पर आप उसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। माँ, वो इतने बड़े घर से आई है, फिर भी कभी शिकायत नहीं की और हमारे रंग में रंग गई। क्या हुआ अगर वो अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है? इतना कहकर मानव चला गया। मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर नैना की ख्वाहिशें इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम घर वाले उसे पूरी ना कर सके। जब वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दम पर पूरा करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आप ये देखिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए भी साथ में सोच रही है। वैसे आप घर की बड़ी हैं, आपको जो सही लगे। इतना कहकर कुसुम भी रसोई में चली गई। 2 दिन बाद नैना को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वो पहले ही अपना काम खत्म करके चली गई। इधर कुसुम रसोई का बचा हुआ काम कर रही थी। तभी उसके ससुर कैलाश बाबू आए और बोले, बहू, मैं 2 दिन घर में नहीं था, तब सब्जी भाजी और बाहर के काम कौन करता था? कुसुम मुस्कुराकर बोली, पापा जी, हमारी नैना बहुत समझदार है। अपने ऑफिस के साथ साथ घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाती है, तो आपकी अनुपस्थिति में नैना ने ये जिम्मेदारी ली थी। कैलाश बाबू बोले, छोटी बहू तारीफ लायक काम करती है, अब हमें भी उसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा बहू, छोटी बहू की कोई ख्वाहिश बताओ जिसे हम पूरा कर सकते हैं। कुसुम ने मुस्कुराकर एक दिन पहले हुई सारी बातें उन्हें बताई। कैलाश बाबू बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम बच्चे हमारी सब ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो, तो क्या मैं अपनी बहू की छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता? कैलाश बाबू ने तुरंत एक कारपेंटर को फोन किया और उसे शाम को घर पर बुलाया। जब शाम को नैना घर आई, कैलाश बाबू बोले, बहू, अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी बात है, पर अपने दिल की ख्वाहिशों को दबाना ये अच्छी बात नहीं। अगर हमारी जगह तुम्हारे माता पिता होते तो क्या तुम कुछ सामानों के लिए उनसे भी नाराज होती? नैना की आंखें भर आईं। बहू के सामने कैलाश बाबू कामिनी जी से बोले, कामिनी, तुम ये सोचो, अगर बहू तुम्हारे मना करने के बाद भी अपनी मर्जी चलाती रहती तब तुम्हें कैसा महसूस होता? ससुराल में सास ससुर की जिम्मेदारी होती है कि बहू की ख्वाहिशों को समझे और उसे पूरा करने की कोशिश करे, तभी तो रिश्तों में मिठास आती है। कामिनी जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी सोच गलत थी। जो बहू ससुराल को अपना बनाकर उसे सजाने और बसाने में लगी है, वो उसमें बाधा बन रही थी, तो अपनी सोच को अब उन्हें बदलने की जरूरत है। यही सोचकर उन्होंने नैना का हाथ थामा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं सोचती थी तुम बस अपने बारे में सोचती हो और फिजूल खर्ची करती हो, जबकि तुम तो अपनी कितनी सारी ख्वाहिशों को दबाकर हमारी खुशियों का सोचती हो। मानव, अब 1 पलंग नहीं 2 पलंग बनवाओ। बड़ी बहू, तुम्हारे कमरे में जो पलंग है वो मेरे कमरे में डाल दो। अब किसी की जायज ख्वाहिशें रोकी नहीं जाएंगी। इतना सुनते ही नैना और कुसुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने कामिनी जी को गले से लगा लिया। कैलाश बाबू बोले, देखो कामिनी, पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी बहुएं थी, अब लग रहा है तुम्हारी 2 बेटियां हैं। ये सुनकर कामिनी जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? बेटियां माँ बाप के घर में अपनी ख्वाहिशों को खुलकर कह पाती हैं और ससुराल में जाकर अपनी जायज ख्वाहिशों को भी दबा देती हैं। क्या उन्हें अधिकार नहीं कि वे ससुराल में अपनी ख्वाहिशों को पंख दे सकें? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।